Hello students, today we are going to start our civics portion of social studies, that is chapter 1 power sharing. Now let's get started. Overview. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा उसी को हम रिज्यूम करेंगे. We noted last year that in a democracy all powers does not rest with any one organ of a government. हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जितना भी पावर है किसी एक ऑर्गन पे डिपेंड नहीं होता है. And intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का अलग रोल होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग रोल होता है, जुडिशरी का अलग, और पावर भी इनमें इक्वली शेयर होती है. नाउ इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. अब हम जो 2 नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि यही आइडिया पावर शेयरिंग का हम आगे बढ़ाएंगे. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज. हम स्टार्ट करेंगे 2 स्टोरीज से फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. Now, both these stories are about how democracies handled the demand for power sharing. इन दोनों स्टोरी से हमें पता चलेगा कि कैसे डेमोक्रेसी हैंडल करती है पावर शेयरिंग की डिमांड. नाउ द स्टोरी यील्ड्स सम जनरल कंक्लूजन. इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलेंगे अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, जिससे हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए. दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग that will be taken up in the following 2 chapters. Now, Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe. Belgium एक छोटी कंट्री है यूरोप में, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. हरियाणा के एरिया के कंपैरिजन में ये छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस. इसके बॉर्डर्स है फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से हाफ है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. जो कंपोजिशन है इस कंट्री की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. ऑन द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में से 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन. 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. और क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं. अनदर 40% पीपल लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. दूसरे जो 40% लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन. जितने बचे 1% वो बेल्जियंस क्या करते हैं? जर्मन लैंग्वेज स्पीक करते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, जबकि 20% क्या है? डच लैंग्वेज बोलते हैं. नाउ द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो अमीर थे और पावरफुल थे. दिस वॉज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक था. हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. जिन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत बाद में मिली. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s. इसी वजह से जो कुछ टेंशन थी इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में. द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. इन दोनों कम्युनिटीज़ की टेंशन ज़्यादा देखने को मिली ब्रुसेल्स में. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम थी. द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी इन द कंट्री. जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो ज़्यादा थे कंट्री में, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. लेकिन उन्हें कैपिटल में देखें तो माइनॉरिटी मिलती थी. क्लियर? मीन्स उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू अ सिचुएशन इन अनदर कंट्री. अब हम कंपेयर करेंगे इसी सिचुएशन को दूसरी कंट्री से. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है. जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स पे. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल. इसमें लगभग 2 करोड़ पीपल हैं. अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितने कि हरियाणा में हैं. लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, जैसे कि दूसरे नेशन जैसे कि साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकर. इसमें जो मेजर ग्रुप्स हैं वो सिन्हला स्पीकर, सिन्हला लैंग्वेज स्पीकर्स हैं 74%.
and the Tamil speaker 18%. Among Tamils there are two subgroups. तमिल्स के साथ दो सब ग्रुप्स हैं. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो लोकल लोग हैं तमिल के, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जिन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं. मीन्स वहाँ के लोग जो तमिल बोलते हैं वो लोग श्रीलंकन तमिल्स, अबाउट 13%. द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया. अब जो बचे वो जो जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स, क्लियर, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, उन्हें इंडियन तमिल्स कहते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. श्रीलंकन तमिल्स रहते थे नॉर्थ और ईस्ट जोन में कंट्री के. मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट. ज़्यादातर जो सिन्हला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज, जबकि ज़्यादातर जो तमिल्स थे वो हिंदू या मुस्लिम थे. ना देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और उसमें 7% क्रिश्चियंस थे हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला, जो तमिल भी बोलते थे और सिन्हला लैंग्वेज भी. जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस. अब क्या हो सकता है, इमेजिन कर लीजिए. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority. डच कम्युनिटी अब एडवांटेज ले सकती थी क्योंकि मेजॉरिटी में थी, एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और अपनी पावर स्टैब्लिश कर सकती थी, अपनी डिमांड्स इन्फोर्स कर सकती थी फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन से. दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर. इसी वजह से आगे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, लड़ाइयाँ हो सकती थी. Thus could lead to a very messy partition of the country. इसी वजह से बहुत ही messy partition हुआ कंट्री का. Both the side would claim control over Brazil, और दोनों साइड ही कंट्रोल करना चाहते थे ब्राज़ील को. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy an even bigger majority. श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी थी उन्होंने एंजॉय किया एक बहुत ही मेजॉरिटी सिचुएशन, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और वो इम्पोज कर सकते थे अपनी जो भी डिमांड है पूरी कंट्री में. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज. अब देखते हैं कि क्या हुआ दोनों कंट्रीज में. मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में श्रीलंका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इस्टेब्लिश हुआ. द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट. जो लीडर्स थे सिन्हला कम्युनिटी के, उन्होंने अपनी डोमिनेंस सिक्योर की ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी. तो इन्होंने एक सीरीज अडॉप्ट की, मेजोरिटेरियन सीरीज, ठीक है. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. 1956 एक्ट के हिसाब से सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई, दस डिसरिगार्डिंग तमिल. इसकी वजह से जो तमिल कम्युनिटी थी वो डिसरिगार्ड हो गई. क्लियर. द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए हो, एंड गवर्नमेंट जॉब, क्लियर, और गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉलो किया प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जिसमें सिन्हला एप्लीकेंट्स को फेवर किया जाता था. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया और फॉस्टर किया बुद्धिज्म रिलीजन को. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, मीन्स वन बाय वन इस तरह की गवर्नमेंट मेजर्स आ रहे थे. ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. इसकी वजह से एक डिससेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आई श्रीलंकन तमिल्स को. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हला. इससे उन्हें ये फीलिंग आई कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो भी बुद्धिस्ट सिन्हला की वजह से आई हैं पावर में, वो सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, कोई भी कंसर्न नहीं था उनके लैंग्वेज और कल्चर से. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स लेने के लिए और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था. एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनकी क्या इंटरेस्ट है उसे इग्नोर कर दिया जा रहा था. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टेंड ओवर टाइम. इस तरह से सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशन है धीरे धीरे ख़राब होते चले गए.
The Sri Lankan Tamils launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language. जो श्रीलंकन तमिल्स थे, क्योंकि उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हुआ था, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, इस वजह से उन्होंने बहुत सारी पार्टीज़ और स्ट्रगल लॉन्च किए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उन्हें भी इक्वालिटी मिले, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन में और जॉब्स में. बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन उनकी ये डिमांड लगातार नकारी गई. बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम. फिर 1980 में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किया कि एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र तमिल स्टेट होना चाहिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. अब यही जो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसी वजह से it soon turned into a civil war, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ. As a result, thousands of people, both the communities have been killed. अब इस सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए. Many families were forced to leave the countries as refugees. बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स किया गया कंट्री छोड़ के जाने के लिए. एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जीविका खो दी. यू हैव रीड अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. बेल्जियन लीडर्स ने दूसरा तरीका लिया. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस. उन्होंने ये जाना कि रीजनल डिफरेंसेस हैं एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया. बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स. उन्होंने 1970 से 1993 तक 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्रीज, जिससे कि सभी लोग एक साथ अच्छे से उसी सेम कंट्री में रह सकें और कोई भी किसी भी तरह की इनइक्वालिटी ना हो. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री. जिस अरेंजमेंट पे वो उन्होंने काम किया वो सारी कंट्रीज से अलग थे एंड वेरी इनोवेटिव और बहुत ही एडवांस थी. हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं बेल्जियन मॉडल के. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसाइड किया कि जो डच स्पीकिंग एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर हैं उनकी इक्वल राइट्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स. कुछ स्पेशल लॉज में रिक्वायरमेंट थी मेजॉरिटी मेंबर्स के सपोर्ट की, जो हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से लिया जाता था, जैसे कि डच स्पीकिंग पीपल भी और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. नाउ दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली. इसीलिए कोई एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता था. सेकेंड इज मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. बहुत सारे ऐसे पावर थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया. ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. 2 रीजन कंट्री को, ठीक है, दोनों रीजन में कंट्री के. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे. नाउ थर्ड इज ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट है इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल भूमिका है. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्राज़ील. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्राज़ील में बिकॉज क्योंकि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में. नाउ अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड किंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अब इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरा फॉर्म था गवर्नमेंट का यहाँ पे. दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल. अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती थी बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो बिलोंग करता था किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी से. डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. इससे मतलब नहीं था कि कहाँ रहते हैं वो. द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. और गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इशू हो उस पर वो ऑर्डर्स दे सकते हैं. नाउ येस यू माइट
फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको ये मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। इट इज़ इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये सच में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो भी लोग बेल्जियम में रहते थे उनके लिए भी। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत हद तक सही था और बहुत अच्छा काम किया इस अरेंजमेंट ने। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। इससे दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, और पॉसिबल डिवीजन हो सकता था लिंग्विस्टिक लाइन्स के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की आई एक साथ यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, ब्राज़ील वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, तो ब्राज़ील को हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरी? आपने इन दोनों स्टोरी में क्या समझा बेल्जियम और श्रीलंका के? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन इनकी जो सवाल है पावर शेयरिंग का, वो अलग अलग है। इन बेल्जियम द लीडर हैड रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल। बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि एकता जो कंट्री की है वो तभी पॉसिबल है, ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। जब हम सारे कम्युनिटीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस दें और उस सभी की इंटरेस्ट को समझें एंड रीजन्स, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। इसी तरह के रियलाइजेशन और जो इक्वली उन्हें राइट्स शेयर किए गए थे, यही है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। नाउ श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। It shows us that if a majority community wants to force its dominant, श्रीलंकन गवर्नमेंट से हमें ये पता चला कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी वो अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहती है ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर, एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और पावर शेयर नहीं करती है, तो इट कैन डिटरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। तो इससे क्या यूनिटी नहीं रहती है कंट्री में। नाउ वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए? Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. दो ऐसे डिफरेंस दिए जा सकते हैं, रीजंस दिए जा सकते हैं जिसकी जो फेवर करता है पावर शेयरिंग को। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज, पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि इससे झगड़े नहीं होते हैं दो सोशल ग्रुप्स के बीच में। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वायलेंस होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तरह की नहीं रहेगी, कभी चेंज होते रहेंगे। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकल ऑर्डर या किसी भी चीज़ को स्मूथली फ्लो करना है तो उसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, अब अगर इम्पोज कर दिया जाता है मेजॉरिटी कम्युनिटी की डोमिनेंस दूसरों के ऊपर, मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, कुछ देर के लिए तो ये ठीक लगता है, कुछ समय के लिए, बट इन द लॉन्ग टर्म इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर ये ज़्यादा हद तक फॉलो हुआ तो इससे यूनिटी नहीं रहती है नेशन में। Tyranny of the majority is not just obsessive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. अब अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है अमंग सोसाइटी तो वो किसी एक कम्युनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करेगा, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सभी को फेस करना पड़ेगा। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। दूसरा रीज़न जो डीप रीज़न है, जो बताता है कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है डेमोक्रेसीज के लिए, वो है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग कह सकते हैं सोल है डेमोक्रेसी की। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक रूल में कौन कौन से लोग होते हैं जो इसके एक्सरसाइज की वजह से अफेक्ट होते हैं, एंड who have to live with its effect, और जिन्हें इसके इफेक्ट से रहना पड़ता है। People have a right to be consulted on how they are to be governed. लोगों के पास ये राइट होता है कि वो जान सके कि उनकी गवर्नेंस कैसी होगी। A legitimate government is one where citizens through participation, एक legitimate government वही गवर्नमेंट है जिसमें citizens अब पार्टिसिपेट करते हैं and acquire a stake in the system, और एक्वायर करते हैं अपनी प्लेस सिस्टम में। Let us call the first set of reason प्रूडेंशियल। अगर हम जो पहला रीज़न था उसको प्रूडेंशियल कह देते हैं, एंड सेकेंड मोरल, और दूसरे को मोरल कहते हैं। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंग आउट बेटर आउटकम।
पहले रीज़न से हमें पता चलता है कि प्रूडेंशियल रीज़न है वो, उससे हमें क्या पता चलेगा कि पावर शेयरिंग अच्छे रिजल्ट ला सकती है। और दूसरे रीज़न के देखें तो मोरल रीज़न एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ये बताता है कि जो दूसरा रीज़न है मोरल रीज़न है, वो एम्फेसिस करता है किस पे, कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है। नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग का आइडिया अपोजिशन में भी आया, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि जो गवर्नमेंट की पावर है एक ही इंसान के पास होनी चाहिए, या फिर एक ही ग्रुप के पास होना चाहिए जो वो जिस प्लेस पे है, एट वन प्लेस। इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड। ये माना जाता था कि अगर जो पावर है उसको अलग अलग लोगों को दे दिया जाए, इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि जिससे तुरंत डिसीजन लिया जा सके, एंड टू इन्फोर्स देम, और कोई रूल इन्फोर्स करना है तो वो भी डिले हो जाएगा। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज हुई जब डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया कि जो लोग हैं वो मेन सोर्स है पॉलिटिकल पावर के। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोग क्या करते थे, रूल करते थे देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। तो रिस्पेक्ट दी जाती है सारे ग्रुप्स को, एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और सारे व्यूज को कंसर्न मिलाया जाता है जो भी सोसाइटी में है। एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सभी की इक्वल राइट, इक्वल वॉइसेस हैं कि कैसे पब्लिक पॉलिसीज शेप हों। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible। तो सभी को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, सभी सिटीजन्स को। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत सारे फॉर्म्स में लिया गया, ठीक है, ले सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कॉमन अरेंजमेंट है जो हम ले सकते हैं या फिर जो आएंगी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयर होगा अलग अलग ऑर्गन्स में, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज, अब इस हॉरिजॉन्टल पावर को हम देखेंगे क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। क्योंकि ये सेम लेवल पे रखे हुए ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेम लेवल पे हैं ऑर्गन्स और डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन ज़्यादा या कम नहीं है किसी के पास पावर। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। हर एक ऑर्गन अपने साथ वाले अलग ऑर्गन को चेक करता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। ये एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है अमंग वेरियस पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर। अब हमने लास्ट ईयर ये पढ़ा कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होने के बाद भी जो पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो फॉलो करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। वो चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव या जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि एक पावर दूसरे पावर को चेक भी कर सकता है और सबके बीच में बैलेंस भी बना रहता है। सेकेंड इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट के, ठीक है, पावर शेयर होती है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट है
उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम कहते हैं सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट आर एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे होती हैं वी आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। पूरी कंट्रीज़ में और अलग कंट्रीज़ में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर दे आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक अवर्स, लेकिन हमारी तरह उन कंट्रीज़ में भी वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के वो भी डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइड करता है पावर्स के लिए ना। दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम। यही है जो उन्होंने बेल्जियम में किया था, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका, और जो श्रीलंका में नहीं हुआ था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसे ही फेडरल डिवीजन कहते हैं पावर का, मीन्स पावर शेयरिंग। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे जो भी गवर्नमेंट है उसमें भी यही रूल्स फॉलो होते हैं, सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। लेट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल डिवीजन। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन दिस नेक्स्ट चैप्टर्स। अब इसके बारे में दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयर हो सकती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कि कोई रिलीजियस ग्रुप है या फिर लैंग्वेज रिलेटेड ग्रुप्स हैं। ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ गुड एग्जाम्पल। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में, ये अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह के अरेंजमेंट की। In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स हैं और कुछ में सोशली वीकर सेक्शन या वुमेन के रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन को। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लास्ट ईयर हमने पढ़ा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में इन assemblies and the parliament of our country. Now this type of government is meant to give space in the government. इस तरह की गवर्नमेंट स्पेस देती है, ठीक है, गवर्नमेंट में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, जिससे कि डाइवर्स सोशली जो ग्रुप हैं वो भी पावर में आए, हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो गवर्नमेंट के बाहर हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। ये मेथड माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर शेयर कह सकते हैं प्रोवाइड करता है पावर में। इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। क्लियर ना। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी seen in the way political parties, pressure groups and movements. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज में देखी जा सकती है, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन के पास फ्रीडम होती है जिससे कि वो अलग अलग किसी को भी चूज़ करें, ठीक है, उनके पास ये पावर होती है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में क्या होता है, ये कंपटीशन का फॉर्म लेता है अलग अलग पार्टीज़ के बीच में। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर्स डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये इंश्योर करती हैं, ठीक है, ये कंपटीशन ये दिखाते हैं कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रह सकता हमेशा। इन द लॉन्ग रन पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जब ज़्यादा समय में, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो पावर है वो अलग पॉलिटिकल पार्टीज से भी शेयर होगी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जिनकी आइडियोलॉजीज अलग होंगी, ठीक है, और सोशल ग्रुप्स भी अलग होंगे। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट शेयरिंग होती है व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज अलायंस फॉर्म करती हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनकी अलायंस जीत जाती है तो क्या होता है, दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड दे शेयर पावर, और पावर की शेयरिंग करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप। हम डेमोक्रेसी में देखेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट,
फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, वो भी शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट पावर को. इवन दो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. यूनिट थर्ड में हम पढ़ सकते हैं क्या, पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स. थैंक यू एवरीवन.